वालेकुम सलाम मैम, ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जी बच्चों, एनी इशू इन लास्ट लेक्चर? यस मैम, स्लाइड शेयर नहीं हुई फोर्थ लेक्चर की भी, और लास्ट थर्सडे को जो लेक्चर हुआ है उसकी भी नहीं हुई, कल वाली भी नहीं। वो कर दीजिएगा। चलिए, मैं आपको इस क्लास के बाद आपके क्लास के सीआर कहाँ हैं? वो एक्टिव क्यों नहीं है? वो मेरे से कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम पता नहीं, अभी तक तो मीटिंग में नहीं है। चलिए, हम आते हैं तो मैं उससे डिस्कस करती हूँ। इसके अलावा किसी को कोई इशू है बच्चे? लास्ट लेक्चर में कोई इशू है? चलें, स्लाइड्स में आपसे शेयर कर दूँगी। तो जिसको भी इशू है काइंडली मुझे भी बताएं, ताकि हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यही स्लाइड्स मैंने शेयर बच्चे आपके सीनियर्स के साथ भी की हैं, क्योंकि आपके जो टॉपिक है वो इंटरलिंक था। और सीनियर्स के साथ शेयर करने का मतलब है, अगर आप फाइनेंस में हैं तो नेक्स्ट अब जैसे नेक्स्ट क्लासेस में जाके फाइनेंस का सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, या कॉर्पोरेट फाइनेंस अगर आप जाके पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब जहाँ जहाँ पे आपका फाइनेंस के साथ इंटरलिंक होगा, ये चैप्टर आपका साथ साथ चलेगा। ये कंसेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आपके साथ साथ चलेगा। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आई थिंक सो मैंने फर्स्ट क्लास में जब बताना शुरू किया था, तो मैंने थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, कि समराइज़ किया था कि आप फर्स्ट टाइम में डर ना जाएं कि ये मैम क्या कौन से टर्म बता रही हैं, हम इससे अवेयर नहीं हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इन डेप्थ जाऊंगी, और आप ये समझ लें कि इस चैप्टर के बाद आपके बेसिक न्यूमेरिकल स्टार्ट है। ठीक है ना? जो फर्स्ट चैप्टर में आपने थोड़ा उसका इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के मेथड देखे थे, वो आपके 2 चैप्टर्स थे बेसिक्स के। ठीक है? जो आपके थ्योरी के थे वो सेट हो चुके हैं। अब हम बेसिकली थ्योरेटिकल के साथ-साथ आपके न्यूमेरिकल में भी जाएँगे, और फिर देखेंगे कि उसका ऑर्गेनाइज़ेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है? कि जब हम हमारी हमारी प्रॉफ़िट पे या हमारे लॉस पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। चलें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है टोटल? काइंडली ज़रा मुझे कोई बता दे, अगर सीआर अवेलेबल नहीं है तो? एनीवन? वजीहा भी एब्सेंट है? वजीहा भी एब्सेंट है अभी तक। एनीवन एल्स? मुझे बच्चे बता दो कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है टोटल? मैम एक्चुअली काफ़ी सारे बच्चों ने थर्ड सेमेस्टर में यूनी स्किप कर दी है, तो इस वजह से अभी स्ट्रेंथ हमें भी कंप्लीट नहीं आइडिया। पहले पता थी, काफ़ी सारे बच्चों ने यूनी छोड़ दी है, तो इस वजह से हमारी क्लास में। आपके पास जो आपका एक्सेल की शीट में मेरे पास अटेंडेंस शो हो रही है वो आई थिंक 30 प्लस है। बट जो क्लास अटेंडेंस जो आपकी शो होती है, आई डोंट थिंक सो कि एक क्लास में 22 से अबव गई हो। तो मैं एक आइडिया लगाना चाह रही हूँ कि एक एक्यूरेट पता चल जाए कि जो बच्चा इन टच है और क्लासेस नहीं ले रहा, तो एक दफ़ा उसको नोटिफिकेशन फाइनल भिजवाया जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस। और जैसे मैंने आपको कल क्लास में कहा कि 80% जिन बच्चों की मेरी क्लास में प्रेजेंस होगी, उनकी असाइनमेंट्स, क्विज और मिड टर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। और मुझे आप बिल्कुल इजी ना लें इस सेंस में कि मैं आपको बाकी टीचर्स की तरह, या मैनेजमेंट कहेंगी, या मैनेजमेंट का जोर होगा। तो मैनेजमेंट ने हमें ओपन राइट्स दिए हैं कि जो बच्चा इस तरह से करता है, आपको अलाउ है कि आप उसको फेल कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हमारा, हम भी टीचर हैं, हमारा बिल्कुल दिल नहीं करेगा हम आपको फेल करें, जब तक आप नहीं चाहेंगे। अगर आप चाहेंगे तो फिर हमारा दिल क्यों नहीं करेगा। तो आप पे अब डिपेंड करता है, रेगुलर हो क्लास में, क्वेश्चनिंग पूछें। पार्टिसिपेशन के भी मार्क्स हैं, सिर्फ असाइनमेंट्स और क्विज के मार्क्स नहीं हैं। डिवीजन में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, जैसे जैसे क्लास में हम मूव करते जाएंगे। ठीक है? सो अभी मैं जब आपको रिजल्ट दूंगी आपके पास असाइनमेंट का, आपको आइडिया हो जाएगा। और जो बच्चा कहेगा मैम मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की थी, तो अगर की थी तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे चेक करें अपनी अटेंडेंस आपकी पूरी थी। अगर तो पूरी थी तो मैं आपके असाइनमेंट चेक करूँगी, अदरवाइज जीरो मार्क्स है आपके असाइनमेंट, जीरो मार्क्स कंसिडर की जाएगी। जिन्होंने लेट सेंड की होगी उनके 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो ये कुछ सिनेरियो जो सेट किए गए हैं उनको फॉलो करें, ताकि आगे हमें जो इश्यूज आने हैं हम उनसे टाइमली जो हैं बच सकें, और इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। ठीक है? चलें, हम लोग मूव करते हैं। किसी का कॉन्टैक्ट अगर हो उमैर के साथ तो काइंडली उनसे कहें क्लास में आए। वजीहा के साथ है तो वजीहा से भी कहें। अगर सी आर जी आर ही मिसिंग है क्लास में, तो बाकियों से तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हम स्टार्ट करते हैं क्लास, बाकी खुद ही आते रहेंगे, फिर हम ऐड करते रहेंगे उनको। एक्चुअली जो हमने आज पढ़ना है वो बेसिकली है बेसिक आइडिया ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
कि हम लोग जो मनी का यूज़ करते हैं, हम फाइनेंस का यूज़ करते हैं, उसको हम इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ टाइम किस तरह से देखते हैं, ठीक है, और उसका क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, ठीक है, क्या जो टाइम है वो हम पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है हमारे मनी के ऊपर या नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो इसके बारे में हम एक सिनेरियो पहले पढ़ते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि इसका हमारी जो है फाइनेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है टाइम वैल्यू का। एक क्वेश्चंस आपके सामने है, द कोर क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंस। You have won a cash prize. There are two optional payments scheduled. आपको एक प्राइज रिसीव हुआ है या आपका कोई कैश प्राइज बॉन्ड निकला है 1 लाख का, और आपके पास अगर ऑप्शन हो कि आप वो 1 लाख रुपीस आज ले लें हमसे, या वो आप नेक्स्ट 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स आप मुझसे रिसीव करें। तो आपके पास एक तो ऑप्शन होगी, कुछ जो इस तरह से, जैसे आप कमेटीज वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है, अक्सर आप देखते होंगे आप घरों में कमेटीज वगैरह डालते हैं, तो आप इसीलिए डालते हैं ना कि आज आप पेमेंट जो है वो दे रहे हैं, इन फ्यूचर आप एक लमसम अमाउंट जो है वो रिसीव करेंगे। तो जो इन्वेस्टर इस प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं तो वो कहते हैं कि हम इन फ्यूचर रिसीव कर लेंगे। बट जो एक अच्छा इन्वेस्टर होता है वो आज की मनी को प्रेफर करता है बजाय इसके इन फ्यूचर, क्योंकि जो 1 लाख रुपीज़ आज इस कैश प्राइस बॉन्ड की वैल्यू है वो आज से 2 साल के बाद नहीं होगी, ठीक है। क्या वजह है क्यों नहीं होगी? जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया था क्लास में, डॉलर की प्राइस का कंपैरिजन करते हुए, उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आज 1 लाख रुपए ले लेते हैं और 2 सालों के बाद लेंगे तो उसकी वैल्यू डाउन होगी, मे बी वो 1 लाख, आपको तो 1 लाख ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने किसी को 1000 का लोन दिया, आप अज्यूम करें 1 लाख की जगह 1000 का आपने लोन दे दिया, तो वो कहे कि वो आपको 3 माह के बाद ये 1000 वापस करेगा, तो अगर 1000 सेम एज इट एक नोट आपको वापस कर देता है, तो फिर क्या होगा कि आप वो जो 1000 सेम आपको रिटर्न हो रहा है, आप कहते हैं इक्वल अमाउंट, ठीक है, उन्होंने जितना लिया था मुझे वापस कर दिया, बट जो टाइम वैल्यू का कंसेप्ट है वो इग्नोर हो जाता है। क्या मतलब कि आज जो 1000 की जो वैल्यू है वो हो सकता है 2 साल के बाद या 2 माह के बाद वो 900 हो जाए, 926 हो जाए। आपके अकॉर्डिंग आप वो एक डिजिटल अमाउंट को देखते हैं, एक नंबर्स को देखते हैं, 1000 अगेंस्ट 1000। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या कंसेप्ट है, इसका इसके साथ क्या इंटरलिंक है, उसके बारे में हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। और अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, 1 लाख दिया आपने, जब 2 ईयर्स के बाद 1 लाख कलेक्ट करेंगे तो मे बी आपको 99,000 समथिंग अमाउंट मिले, पूरा आपको 1 लाख रिसीव ना हो, मिलेगा आपको 1 लाख ही। बट जब आप टाइम का वैल्यू का उसके साथ वैल्यूज को कंसीडर करेंगे तो आप जब देखेंगे कि उसकी वैल्यू डाउन है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने गवर्नमेंट जैसे ने लोन लिया, और लोन लिया अमेरिका से, ये फॉरेन कंट्री से, आईएमएफ से। तो जब उन्होंने लोन लिया, आप कहें कि $1 की प्राइस, जो 1 रुपी है वो $1 जो है वो 70 रुपीज़ के अगेंस्ट लिया, लेकिन जब आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम आज देखें $8 की प्राइसेस अप हो चुकी है, 170 फॉर एग्जांपल है, ठीक है, 160 170 की बिटवीन लाई कर रही है, एक्सपेक्टेड है 170। तो आप जब आज आपको वो पे करना पड़ेगा, वही वही कैश आपने $1 के अगेंस्ट पे करना है, तो आपको वहाँ जब आपको 70 रुपीज़ में आपने लिया था उनसे, अब आपको पे करने पड़ेगा 170 में। तो बेसिकली ये जो गैप आया है, ये जो डिफरेंस आया है, किस वजह से आया, ये टाइम वैल्यू की वजह से आया, ठीक है। तो इस प्रोस्पेक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी, कैलकुलेट करना भी बताऊंगी, और यही एग्जांपल जो मैंने 1000 वाली दी, इसका क्या इम्पैक्ट है, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम, इसको भी देखेंगे हम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सिंपल कंसेप्ट देखा जाए, इन सिंपल टर्म द कंसेप्ट इम्प्लाइज दैट मनी टुडे इज ऑलवेज बेटर देन मनी टुमारो। जैसे मैंने आपसे कहा, एक अच्छा इन्वेस्टर होगा, जो बेस्ट इन्वेस्टर होगा, वो इस चीज़ को प्रेफर करेगा कि वो जो आज जो मनी रिसीव करना चाहता है वो करे, रेदर देन इन फ्यूचर्स। द रीज़न इज़ दैट कि क्यों वो आज को प्रेफर करेगा, कुछ सरकमस्टांसेस होंगे, ठीक है, कुछ वजूहात होंगी जिसके बेस पे वो कहेगा। वो कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज़ दैट कि एक मैं आपको बेसिक सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करवा रही हूँ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का क्या मतलब है। आप जो 1 लाख रुपीज़, आज वो जो कैश प्राइस आप 1 लाख रुपीज़ जो है वो ले रहे हैं, या आपको जो कैश प्राइस मिला है, अगर तो एट द स्पॉट आप ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक तो ऑप्शन होगी कि आप उस मनी को किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में उसको इन्वेस्ट करते हैं, मे बी आफ्टर 2 ईयर्स जो आपने लेना है, आपको जो उसकी वैल्यू डिक्रीज होने के बाद मिले, मे बी आपको ऑब्वियसली आपको 1 लाख ही मिलेगा, बट उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी,
अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे, मे बी 1 लाख की बजाय आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम 1 लाख की बजाय आपको वो ज़्यादा अमाउंट मिले, ठीक है? प्रॉफिट आपने इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट वो आपको हो सकता है उस 1 लाख की अल्टरनेट आपको 3 लाख मिल जाए, ठीक है? तो एक तो पर्पज़ हो गया, अगर टाइमली आप लोग अपना वो मनी रिसीव कर लेते हैं, एट द स्पॉट कैश प्राइस रिसीव कर लेते हैं, तो एक तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होगी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है? एंड इन्वेस्टर्स कैन प्रॉफिटेबली यूज़ मनी रिसीव टुडे बाय इन्वेस्टिंग इट इमीडिएटली। सेकंड क्या होती है कि जब आपके पास एक आपकी कंजप्शन थ्योरी जो है, हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं इन बिजनेस फील्ड में, उसके अकॉर्डिंग कि जैसे ही ह्यूमन की जो नेचर है, कि जैसी जो उनकी ख्वाहिशात होती हैं, जो उनकी डिज़ायर्स होती हैं, वो डिपेंड करती हैं उनके उनकी उनकी उनके पास कितनी मनी है एट द स्पॉट, ठीक है? अगर आपके पास बहुत सी चीज़ें आप डिसाइड कर रहे होते हैं वांट टू परचेज, बट यू कांट एबल टू वांट टू परचेज ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ मनी, तो अगर आपको एट द स्पॉट वो मनी मिल जाएगी, तो यू हैव द अपॉर्चुनिटीज, यू हैव टू कंज्यूम दिस मनी फॉर देयर डिजायर्स, ठीक है, टू फुलफिल देयर डिजायर्स। सो वी कैन से दैट कंजम्पशंस प्रेफरेंस इंडिविजुअल जनरली प्रेफर करंट कंजम्पशंस टू अ फ्यूचर वन, ठीक है? बजाय इसके आपका इन फ्यूचर में मनी रिसीव होगी तब हम परचेज करेंगे, अपनी डिजायर्स को आप लेट डाउन करते रहें, तो इट्स बेटर कि यू हैव टू परचेज राइट नाउ देन यू हैव टू परचेज। देखें, अगर आप वही जब 2 ईयर्स के बाद 1 लाख परचेज करेंगे, तब हो सकता है मे बी उस प्राइस की जो कीमत है, उस प्रोडक्ट की जो कीमत है, वो बढ़ चुकी हो, ठीक है? तो आप यही अंदाजा लगा लें कि वी हैव टू परचेज वन जैकेट इन 1 मंथ, ठीक है? जब व्हेन यू हैव गॉन ऑन दैट शॉप, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ वही जैकेट की प्राइस आपको जो 500 की मिलेगी, वही आपको 600 की मिल रही होगी। ये जो 100 की प्राइस है, सेज दैट डॉलर प्राइसेस अप हो गई हैं, दिस एंड दैट circumstances हैं, but the major factors that influence the prices of the product, that is the time value of money, ठीक है? उसके बाद है इन्फ्लेशन। जैसे ही डॉलर की प्राइसेस अप होती है, इन्फ्लेशन रेट अप हो जाता है, इन्फ्लेशन रेट अप होता है, प्रोडक्ट की प्राइस अप हो जाती है। जब प्रोडक्ट की प्राइस अप हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इस चीज़ से बचने के लिए हमें एट द स्पॉट मनी ले लेनी चाहिए। जब हम मनी रिसीव कर लेते हैं कैश प्राइस, तो फिर हमारे पास इतनी एबिलिटी होती है कि हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। एन इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, अ डॉलर टुडे हैज़ ऑलवेज मोर परचेजिंग पावर इज कम्पेयर टू एज डॉलर सम पॉइंट इन फ्यूचर्स। उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, मे बी इन फ्यूचर वो जो आपको कंपनी कैश प्राइस दे रही है, मे बी वो बंद हो जाए, ठीक है? तो पीछे उसके आप वो रिस्क क्यों लें, ठीक है? मे बी जिस पर्सन के साथ आपने कमेटी डाली हुई है, वो पर्सन्स आपको देने से जो है इनकार कर दे। तो इस तरह के वो जो पर्सन्स है, क्या वो रिलायबल है? अगर रिलायबल है, तो एक रिस्क फैक्टर तो हमेशा हमारे माइंड में रहता ही रहता है कि एट द स्पॉट व्हेन वी हैव नीडेड द मनी, दे कांट एबल टू पे मी। तो इस तरह के जब आपके पास मनी आपकी ही है, एक सेकंड पर्सन के बाद है पास है, लेकिन जब आपको ज़रूरत है आपको ना मिले, तो इस तरह के जो रिस्क और फेयर फैक्टर्स हैं, वो हमेशा एग्जिस्ट करते रहते हैं। सो इन चीज़ों से बचने के लिए जो एक बेस्ट इन्वेस्टर होता है, he has to prefer that he has to receive money today rather than after day tomorrow in futures, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है? फाइनेंस के क्या कंसेप्ट्स हैं? फाइनेंस को एक चीज़ तो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो हमने कहा था 3 प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग डिसाइड करते हैं ऑल इन्वेस्टर्स टू जस्ट कैश फ्लोज फॉर द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है? पैसेज ऑफ टाइम के साथ आप इस चीज़ की प्लानिंग करते हैं, कितना आपके पास कैश इनफ्लोज है, कितना आपके पास कैश आउटफ्लोज है। उसके बाद आप क्या करते हैं, बजटिंग प्रोसेस करते हैं कि मेरे पास हर मंथ, जैसे आपको मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस के बारे में बताया था, इसी तरह से आप बजटिंग करते हैं कि आपको इस साल में कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ, और गेन हुआ तो आप कितनी सेविंग करेंगे, और अगर लॉस होगा नेक्स्ट ईयर में, तो आप किस तरह से उसको लास्ट, जैसे बैकवर्ड 2 ईयर्स एंड कैरी फॉरवर्ड फॉर 20 ईयर्स सॉरी, जैसे एक टर्म मैंने आपको कल बताई थी। तो ये प्लानिंग आप कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में करते हैं कि नेक्स्ट आप कितना बजट रखेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, किस तरह से उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आगे अप्लाइड इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशंस। उसके बाद आप बताएंगे कि आप किस तरह से जो आपके पास फाइनेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। आई थॉट इन ऑलरेडी इन एग्जांपल्स दैट इफ यू हैव 1000 रुपीज टुडे, तो एंड you don't able to take it, and you don't want to take it 1000 rupees today, so after 2 months या after 2 years the value of 1000 is rupees 926,
तो वो 926 कैसे निकली, वो एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, हम आगे मूव करेंगे। बट तो यू हैव टू फोकस ऑन बोथ द वैल्यूज इन टर्म ऑफ फाइनेंस, कि अगर आज आप लेते हैं 1000 तो उसकी क्या वैल्यू होगी, अगर आप आफ्टर 2 years लेते हैं तो उसकी क्या वैल्यू होगी, आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से भी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंस है फाइनेंस की। सेक्शन 2 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। ठीक है, इंटरेस्ट रेट है क्या, इंटरेस्ट रेट कितनी कैटेगरीज का होता है, और जब कभी वेन एवर वी टेक द लोन, वेन एवर वी टेक डेट फ्रॉम समवन एल्स फ्रॉम क्रेडिटर, तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर्स, ठीक है, हाउ वी कैन ट्रीट इट, ठीक है, वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, तो वेदर इट इफेक्ट अवर प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और नॉट। इस तरह के प्रैक्टिकल सिनेरियोज को माइंड में रखते हुए आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट के डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स को देखते हुए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और इनका प्रैक्टिकल सिनेरियो को चेक करते हैं। अब इंटरेस्ट रेट 3 तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में इनकी फिलहाल सिर्फ ओनली मैं आपको थोड़ी सी पहचान बताऊंगी कि हाँ हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दैट। तो बाकी जो न्यूमेरिकल है जब वो प्रैक्टिकली वो करेंगे तो फिर आप बेहतर इसको इलेबोरेट कर सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली इंटरेस्ट पेड ऑन ओनली द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल बोरो। ठीक है, अगर आपने बैंक से लोन लिया 10,000 का, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब बैंक ने आपसे चार्ज किया 10% के अकॉर्डिंग, तो 5 years के लिए 5 years आप 10% देते रहेंगे इस 10,000 के अंगेंस्ट। ठीक है, 10,000 तो देनी ही देनी है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपने पे करना है बैंक को। तो वो जो 10,000 आप हर ईयरली देंगे, वो आप जो अमाउंट ओरिजिनल होगी 10,000 उसके ऊपर देंगे। आप 10,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे, जो अमाउंट आएगी आप बैंक को पे कर देंगे। सेकंड ईयर भी सेम एज इट इज होगा, बेशक आप फिर 10% ऐड करने के बाद, फिर आप उसमें ऐड करने के बाद नहीं करेंगे कि 10,000 में 10% ऐड करो फिर आप कैलकुलेट करो, इस तरह से नहीं होगा। जो 10,000 ओरिजिनल अमाउंट है उसी के ऊपर आप 10% कैलकुलेट करेंगे और बैंक को 5 years के लिए पे करते जाएंगे। जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन एनी प्रीवियस इंटरेस्ट अर्न एज वेल एज ऑन द प्रिंसिपल बोरो। इसमें क्या होता है, आपने जब इंटरेस्ट देना है तो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट पे प्लस जो इंटरेस्ट रेट की अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल 10,000 था, फर्स्ट एग्जाम्पल में 10,000 का 10% बैंक ने चार्ज किया, 10% आप लेंगे। अज्यूम कि वो आया आपके पास 10,000 एंड 10,140 अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है, इट्स नॉट एक्यूरेट बट इट्स फॉर अजम्पशंस। तो अगर आ जाता है 1,140 आ गया, तो जो 140 ऐड करने के बाद फर्स्ट ईयर के जब सेकंड ईयर में हम लोग आएंगे, तो हम लोग 10,000 पे कैलकुलेट नहीं करेंगे 10%, बल्कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1,140 के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमने ऐड किया तो आपके पास आ गया इसकी डबल अमाउंट कर लें आप, तो उसके ऊपर फिर इस तरह से आप कैलकुलेट करते, जो अमाउंट आपकी आती जाएगी उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करेंगे, फिर आप कैलकुलेट करते जाएंगे। जबकि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि बाद समटाइम्स जो आपके रेट्स होते हैं फिक्स नहीं होते। फर्स्ट 2 years आप 6% करेंगे, नेक्स्ट 2 years आप 7% करेंगे, नेक्स्ट जो ईयर्स होंगे आप 3% करेंगे। जब डिफरेंट इंटरेस्ट रेट हों और डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए, तो फिर आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट का। अब जरा हम इसको वन बाय वन प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल के जरिए से देखते हैं, और फिर मैं आपको एग्जांपल्स वो भी बताऊंगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, कि जो हमने फर्स्ट पे डिस्कस की कि जो आज उसकी वैल्यू है, आफ्टर 10 years या आफ्टर 2 years के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। यहाँ तक मुझे ज़रा एक दफ़ा बता दें क्लास में, जितने भी क्लास आप बैठे हो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप अटेंटिवली सुन रहे हैं। जी बच्चे, लास्ट में मौका नहीं दिया जाएगा, आप साथ साथ कोई इशू होगा मुझसे जी बता। मैम आप करें। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? उमेर, बच्चे बताओ क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है आपकी क्लास की? उमेर, आर यू ऑनलाइन? जी मैम 33 के करीब है। 33 और बच्चे क्लास में कितने प्रेजेंट है? 19, 19 इंक्लूडिंग मी, आई थिंक 18। जी वेयर इज द मैम 18 रिमेनिंग ही। स्टूडेंट्स? मैम उनको रोज ही कहते हैं लेकिन वो नहीं लॉग इन करते। बच्चे, मेरा ऑडियो फॉरवर्ड हो गया था रात को उनको? जी मैम हो गया था। ओके बच्चे, अब फाइन, इसके बाद वो नेक्स्ट क्लास में एंटर भी नहीं होंगे, उनकी कोई असाइनमेंट कोई एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मिड टर्म के पेपर में वो बैठ नहीं सकते। ठीक है, एक फॉर्मल मैसेज इस क्लास के बाद आप भी जो है ना ग्रुप में ये सर्कुलेट करेंगे अगेन। ठीक है, जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको मैसेज ओके मैम। करने के जरिए तो थोड़ा एक्टिव रहें, जिस तरह से सीआर एक्टिव होते हैं।
आप इतने एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो। ओके, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। अब यहाँ पे देखें, इसका सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, SI सिंपल इंटरेस्ट P नॉट डिपॉजिट टू डे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डिपॉजिट 1000 रुपीज इन द बैंक अकाउंट, ठीक है। आई इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, बैंक पेड आई थिंक सो, अगर आप 10,000, हम लिमिट ओरिजिनल रख लेते हैं, यू हैव डिपॉजिट 10,000 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट। और इन सेविंग अकाउंट थ्री कैटेगरीज ऑफ अकाउंट। इन सेविंग अकाउंट यू हैव टू डिपॉजिट 10,000 रुपीज एंड बैंक give it to you 7% कह रहे हैं, 7% on 1,000 rupees या 10,000 rupees on every year as an interest rate। और नंबर ऑफ पीरियड अज्यूम दैट के 2 years for 3 years के लिए, ठीक है। तो एक हमने एक प्रैक्टिकल एक सिनेरियो बनाते हैं एग्जांपल्स के जरिए से, फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस क्या है। एक एग्जांपल यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, अज्यूम दैट यू डिपॉजिट $1,000 इन एन अकाउंट अर्निंग 7% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, बट इज द accumulated इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब आपको यहाँ पे N का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड, I का मतलब है इंटरेस्ट रेट, P का मतलब है प्रिंसिपल या इनिशियल अमाउंट दैट यू हैव टू डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट। सो आपके पास तीनों चीज़ें गिवन है, आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और व्हाट यू हैव टू कैलकुलेटेड, यू हैव टू कैलकुलेटेड अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, ठीक है। आप अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ आप अक्यूमुलेटेड अमाउंट को कैलकुलेट करो आफ्टर इंटरेस्ट, तो फिर अगर आप आफ्टर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो विच आर लाई इन द कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट इन सिंपल इंटरेस्ट। सो 1,000 को जब आप रेट अप्लाई करोगे 7%, उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 years के साथ, तो आपके पास जो इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी वो आएगी 140। इट मीन्स 1,000 अमाउंट जब आपने सबमिट कराई पहले पीरियड में, आपको जो अमाउंट रिसीव हुई 10% आपने पे किया, दैट इज 1,070। फिर आपने 1,070 के ऊपर आप अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि आप फिर अगेन 1,000 पे फिर अप्लाई करेंगे। सेकेंड ईयर भी आपको जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 70 रुपीज़। तो दोनों ईयर्स का जो इंटरेस्ट मिला के आपके पास टोटल अमाउंट बनी वो बनी 1,140, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे देखें कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है, सिर्फ इसको हम डिस्कस करते हैं, बाकी दोनों पॉइंट हम जब अमोर्टाइजेशंस पे जाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। यील्ड हायर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स और डिपॉजिट होल्डर्स। कबरसम ऑफ द बॉर्वर्स मीन्स टू से कि जब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पर्पस होता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का सबसे जो बेसिक पर्पस ये होता है कि जब आप लोग इंटरेस्ट कंबाइनली कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस ईयर्स में, फर्स्ट ईयर का फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट लिया, आपके पास आ गया 1,070, जिस तरह सिंपल इंटरेस्ट में हमने किया। अब जब नेक्स्ट आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आपने 1,000 पे नहीं करना। कंपाउंडिंग का मतलब है कि प्रीवियस ईयर्स के इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद, तो आप क्या करेंगे 1,070 के ऊपर फिर आप अप्लाई करेंगे 7%। तो आप देखिएगा, कंपेयर करके देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको मिला है वो 1,140 मिला, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट में आप इस तरह से डबल करने के बाद अमाउंट लेंगे तो मे बी इट्स 1,145, मे बी इट्स 1,150 हो जाए, ठीक है। तो वो जो कंपैरिजन दोनों के दरमियान में आपको मिलेगा वो कंपैरिजन कंपाउंडिंग की वजह से होगा। और जब कंपाउंडिंग की तरफ हम लोग जाते हैं या बेहतर टेक्निक्स की तरफ हम लोग जाते हैं, व्हाई वी नॉट प्रेफर टू सिंपल इंटरेस्ट रेट। सो अगर हमें कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे हमें पता हो कि हमें इससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली हम उसकी तरफ मूव करेंगे। तो फिर हम लोग मूव करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल देखें आप, सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे भी डिस्कस की। 1,000 है, 7% है फॉर 2 years के लिए। तो वन सिचुएशंस तो आपके पास ये है कि आप 1,000 का 7% लें 2 years के लिए कंबाइनली, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में किया। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप 1 पीरियड के लिए अलग से कैलकुलेट करें। जब 1 पीरियड के लिए करेंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 से आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास आ गया 1,070 रुपीज़, ठीक है, यानी 70 आ गया इंटरेस्ट। फिर सेकंड ईयर के लिए आपने कैलकुलेट किया। जब सेकंड ईयर के लिए करेंगे ना आप कैलकुलेट, तो आप क्या करें, कंपाउंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो आप 1,000 पे नहीं करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट रखेंगे 1,070 और फिर 7% और 1 ईयर्स, क्योंकि एक पीरियड आप पहले कर चुके हैं, फिर एक पीरियड बाकी है। तो फिर आप जब उस पर कैलकुलेट करेंगे फिर आपके पास एक अमाउंट आएगी। फिर उन दोनों इंटरेस्ट के अमाउंट को जब आप ऐड करेंगे और फिर आप देखें कि जो अमाउंट आपकी सिंपल इंटरेस्ट में आई थी 1,140, उससे ये अमाउंट क्या होगी, हायर होगी। ये आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखें, जिस तरह से मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आपने ये जो काम किया ये आप कर चुके हैं फॉर 1 पीरियड के लिए सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
उसके बाद मैं आपको ये नीचे पढ़ के बता देती हूँ। यू अर्न $70 इंटरेस्ट ऑन योर $1000 डिपॉजिट फॉर द फर्स्ट ईयर। जैसे मैं आपको कह रही थी, आप सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग भी कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो फिर भी 1140 आ जाएगा। अगर आप कंबाइन 2 पीरियड के लिए कर लेंगे तो फिर भी 1140 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, दिस इज द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू वुड अर्न इन सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे जब 1000 पे आपने ये जो आपको 1.07 नजर आ रहा है, बेसिकली इट्स अ मल्टीप्लायर ऑफ बोथ आई एंड एन, ठीक है। आई इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई किया आपके एन नंबर ऑफ पीरियड के साथ, नंबर ऑफ फर्स्ट पीरियड के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास टोटल अमाउंट आई 1070। कंपाउंडिंग में ये डिफरेंस है। सिंपल में आप टोटली जितने भी पीरियड होंगे हर दफा प्रिंसिपल अमाउंट 1 ही रखेंगे और सेम तरह का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कंपाउंडिंग में क्या होगा, आप जो आपका इंटरेस्ट निकला होगा और उसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करने के बाद जो अमाउंट बनती है उसके ऊपर अगेन सेकंड पीरियड में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखें, जब आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास अमाउंट क्या आई, 1144.90, जबकि वहां पे क्या थी 1140। तो डिफरेंस इज बिटवीन $4.90, ठीक है। तो ये 4.90 ये अब आपको जो प्रॉफिट मिला है, तो विच टेक्निक्स यू हैव यूज्ड, विच टेक्निक्स यू हैव टू प्रेफर वाज टू इन्वेस्ट। तो अब आपके पास है ये ऑप्शंस कि आप सिंपल में जाना चाहेंगे या कंपाउंडिंग में जाना चाहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट्स ह्यूमन नेचर फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना के, नेचुरल साइकोलॉजी के आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा हो। जी, यहाँ तक किसी को इशू है तो मुझसे डिस्कस करें, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करते हैं। मैम सिंपल इंटरेस्ट में हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों निकालने हैं। अब बच्चे सिंपल फर्स्ट में भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में भी हम लोग दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग से भी और कंबाइनली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम सेपरेटली करेंगे कैलकुलेट तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट दोनों की सेम होगी 1000 एंड 1000। लेकिन जब कंपाउंडिंग वाली साइड पे जाते हैं वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट ईयर की तो वही होती है, लेकिन जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं उसको उस अमाउंट में इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, जो सेकेंड हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो जो हमने फर्स्ट पीरियड में निकाली होगी। फिर थर्ड में क्या होगा, ये जो इसकी अमाउंट निकली होगी इसको ऐड करने के बाद, अब नेक्स्ट अगर हम तीसरे पीरियड के निकालना चाहें तो हम यूज़ करेंगे 1144.90 इसकी जगह पे, फिर हम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जो 7% रेट होगा उसकी पावर क्या हो जाएगी 1। इस तरह से जब आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपके पास जो अमाउंट आती जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगी। जी क्लियर हुआ? यस मैम, हो गया। इसके अलावा या तो बाकी बच्चों को सब क्लियर है या तो कुछ समझ नहीं आ रही है, दो ही ऑप्शन है। तो ये आप मुझे बताएंगे, अगर चुप रहेंगे तो आई अज्यूम कि आपको समझ नहीं आई है। आ रही है क्लास मैम, में समझ आ रही है। जी जी, क्लास में अगर आप हैं तो कम से कम पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे पता हो कि आपको समझ आ रही है। मैम थर्ड ईयर का दोबारा रिपीट कीजिएगा। थर्ड ईयर में बेटा, मैं जिस तरह से मैंने आपको बताया फर्स्ट पीरियड में 1000 था, आपने एक अमाउंट कैलकुलेट कर ली, फिर आप इस अमाउंट को यूज करेंगे सेकंड पीरियड में, फिर थर्ड पीरियड में जो इसकी अमाउंट कैलकुलेट हुई है आप इसकी जगह पे ये अमाउंट कंसीडर करेंगे, बाकी आपका सेम इसी तरह से चलेगा। फोर्थ में फिर इस तरह से ओके 4 की कैलकुलेशन होगी, आप उसको यूज करोगे। मैम, ये टोटल कितने निकालने होते हैं? बेटा जितने आपको बताए होंगे, जैसे उस हमने एग्जांपल जो ली इसमें 2 इयर्स के बारे में था, अगर 3 इयर्स के बारे में है तो आप 3 इयर्स का निकालोगे, अगर 5 इयर्स का है तो 5 इयर्स का निकालोगे, जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे, ठीक है। ठीक है मैम। इसके अलावा किसी को इशू है तो बताएं मुझे। मूव करें नेक्स्ट हम लोग। जी मैम। यस मैम। ओके बच्चों, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू, अब हम लोगों ने डिस्कस करना है प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यूज के बारे में। यहाँ पे एक आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स प्रेजेंट वैल्यू एंड कंपाउंडिंग टेक्निक्स फ्यूचर वैल्यूज, ठीक है। आज जो आप इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ एक आपके पास एक वैल्यू है 1000, ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली दफा एग्जांपल दी, अगर वो आप इन फ्यूचर 1000 रिसीव करते हैं आफ्टर 2 इयर्स 1000 ही रिसीव करते हैं उस पर्सन से, ठीक है, तो क्या होगा, जो बैंक्स हैं, बैंक्स अक्सर डीलिंग कर रहे होते हैं या आपसे कोई मनी चार्ज करते हैं या आपको कोई पैसे लोन पे देते हैं, तो क्या होता है इन फ्यूचर जब वो आपसे रिसीव करते हैं वो सेम अमाउंट रिसीव नहीं करते,
हम कहते हैं हम उन्हें इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट इट्स नॉट अ इंटरेस्ट, बेसिकली इट्स लाई इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होती है, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए वो इंटरेस्ट की फॉर्म में आपको इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। तो अगर आप सेम तरह 1000 दें और 1000 ही लें, तो ये जो लाइन आपको डाउनवर्ड ट्रेंड में शो हो रही है, इट मीन्स कि आपकी जो 1000 की आज वैल्यू है वो इन फ्यूचर टाइम पीरियड या कंपाउंडिंग टेक्निक्स के बाद क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो वैल्यूएशन कंसेप्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे, फ्यूचर वैल्यू के बारे में और प्रेजेंट वैल्यू के बारे में, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। The value at some future time of a present amount of money or a series of payment evaluated at a given interest rate। ठीक है, कि जब आप किसी जैसे 1000 की आपने कैलकुलेट की, जो आपके पास दो न्यूमेरिकल आपने पीछे किया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए से, तो आपने कहा जो सिंपल इंटरेस्ट में आपने कैलकुलेट किया, फ्यूचर में 2 साल के बाद आपको कितनी अमाउंट रिसीव हुई, 1140। जब आप कंपाउंडिंग की टेक्निक्स को यूज करते हुए करते हैं तो आप रिसीव करते हैं 1144.95, ठीक है, या 45। तो ये बेसिकली फ्यूचर वैल्यू है। आज की 1000 की वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स कितनी होगी, वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के जरिए से हमने देखा। द इंटरेस्ट अर्न on the initial principal amount becomes a part of the principal at the end of compounding period। compounding period के बाद आपको पता चलता है कि आपको कितनी अमाउंट रिसीव हुई। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल समझाने लगी हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और क्लास में जितने भी पार्टिसिपेंट आप लोग मौजूद हैं फिलहाल क्लास में, तो उनसे मैंने क्वेश्चनिंग करनी है, 1 बाय 1 हर बंदा बताएगा मुझे, समझ लें, आपके 2 मार्क्स हैं ये। एक एग्जांपल है, 1000 है आपके पास, 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो आपने कैलकुलेशंस करनी है इसकी। तो आपके पास अब ये फर्स्ट पीरियड है, बिगनिंग अमाउंट 1000 है, आपने 10% इसका कैलकुलेट किया फॉर फर्स्ट ईयर के लिए, आपके पास जो इंटरेस्ट रेट है 100, आपने 1000 में 100 ऐड किया, 1100 हो गया। अब आपने नेक्स्ट 1100 के ऊपर 10% अप्लाई किया, इंटरेस्ट रेट आया 110, आपने 110 को ऐड किया, किस में ऐड किया, 1100 में। जब 1100 में 110 को ऐड किया, आपके पास आ गया 1210। जब इसके ऊपर आपने 10% अप्लाई किया, इंटरेस्ट रेट 121, इसको इसमें आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 1331। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इसमें कौन सा मेथड यूज हो रहा है, सिंपल या कंपाउंडिंग? मैम कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंडिंग, जी जी, एनी वन, किसी को क्लियर ना हो, किसी मैम एक दफा फिक्स चाहिएगा। देखिए ना, सिंपल में क्या होता, सिंपल अगर ये सिंपल तब होता कि 1000 पे 10% लिया, फर्स्ट तो हमारा पीरियड सिंपल में कंसीडर्ड हो रहा है, सेकंड में भी हम क्या करते हैं, हम 11 जो 1000 में 100 ऐड करने के बाद हमने लिया ना, यहाँ पे हम अगेन 1000 ही ले लेते हैं, फिर इस पे 10% अप्लाई करते हैं, फिर हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट होती 100, फिर हम लोग 1000 पे लेते हैं 10% अप्लाई करते, फिर हमारे पास अमाउंट होती 100, तो 100 100 100 300 हो जाता। ठीक है, तो 1000 में जब हम 300 ऐड करते तो हमारे पास क्या आ जाती अमाउंट 1300, जबकि यहाँ पे ये 1331। तो 31 का डिफरेंस आया है, ये जो प्रॉफिट आया है ये ड्यू टू यूजिंग ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 1000 में 100 ऐड किया, सेकंड प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 1100 हो गई, थर्ड में आपने 110 ऐड किया, थर्ड प्रिंसिपल अमाउंट आपकी हो गई 1210। क्लियर है? यस यस मैम। मैम, ओके क्लियर है। ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू की। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला आपके सामने शो हो रहा है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू बराबर है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ये प्रिंसिपल वैल्यू जो आज गिवन है, 1 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट की पावर है नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जैसे हमने वो ये जो फार्मूले के जरिए से वैल्यू निकाली, हम इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 टोटल अमाउंट है, आप क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला जिस तरह से है, जिस कंपाउंडिंग को बेसिकली मैंने कहा प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आप इंटरलिंक कर रहे होते हैं। तो अगर आप 1000 को 1 प्लस इंटरेस्ट रेट जो आपके पास है उसकी पावर 3 पीरियड है 3 ईयर्स के लिए डायरेक्ट भी करेंगे तो डायरेक्ट भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये समझना जरूरी था ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें सिंपल में और कंपाउंडिंग में। देन वी विल बी मूव ऑन डबल योर कौन मनी। सा फॉर्मूला करना है? दिस इज योर लास्ट स्लाइड्स फॉर टुडे लेक्चर्स। ठीक है जी बच्चे, कौन बोला था? मैम ये हमारी मर्जी होगी कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, या बच्चे बताया कंपाउंड से होगा, करना अपनी है। मर्जी से करोगे तो फिर रिजल्ट जो आप कैलकुलेशन करोगे वो अपनी मर्जी से करोगे तो फिर रिजल्ट जो होगा वो मैं अपनी मर्जी का दे दूंगी ना, जो रिक्वायरमेंट होगी हमने तो उसको फॉलो करना है ना।
जो रिक्वायरमेंट दी होगी क्वेश्चंस में ना, आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है? अपनी मर्जी से हम नहीं यूज करेंगे इसमें। अच्छा, डबल योर मनी का कंसेप्ट क्या है? इसके लिए हम लोग रूल ऑफ 72 अप्लाई करते हैं। ये रूल ऑफ 72 है क्या? अगर आपके पास हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डबल योर अमाउंट 5000 एट अ कंपाउंड रेट, कंपाउंड रेट का मतलब आपको क्लियर हो रहा है कि ये हमने क्या करना है इसमें, ठीक है? इस तरह हिंट मिलेंगे आपको। ऑफ 12% पर एनम। अगर आपके पास 5000 है और अगर आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है 12%, तो आपसे पूछा जा रहा है या आप खुद कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम में बैंक जो है इस मेरे 5000 अमाउंट को डबल करके मुझे दे देगा। मींस कितने टाइम पीरियड के बाद आपको 10000 मिल सकता है। डबल का मतलब है 10000 आप रिसीव कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 12%। अगर बैंक आपको हर साल 5000 पे 12% दे, ठीक है, तो कितने सालों में आप अपने 5000 का डबल रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? टाइम मिसिंग हो तो उसके लिए आप रूल ऑफ 72 अप्लाई करते हैं। रूल ऑफ 72 क्या है कि आपके पास जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पे 12% है, तो जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा आपने सिंपल 72 ही लेंगे हमेशा, क्योंकि रूल ऑफ 72 है। उसको डिवाइड करेंगे, जितना भी रेट दिया होगा 12%, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया यहाँ पे 6 ईयर। तो आप को एक अंदाजा हो गया कि 6 सालों के बाद आप बैंक से 10,000 रुपए रिसीव कर लेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर है? हो गया। यस मैम। यस मैम। जी मैम। हाँ, कौन बोला था यस सर? अच्छा, आज की हमारी जो स्लाइड है वो यहाँ तक की है, और असाइनमेंट और क्विज के हवाले से कोई क्वेश्चन हो किसी को, वो मुझसे पूछ सकता है अभी क्लास में। अभी आपके पास 5 मिनट है। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे। जी बच्चों। अच्छा, मुझे बताएं, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी? जी मैम हो रही है। हो रही है, चलो। जी बच्चों, उमैर आप स्नैपशॉट ले लें जो जो अभी फिलहाल क्लास में प्रेजेंट है। 20 स्टूडेंट आपके प्रेजेंट, जी मैम बोल दो। और अटेंडेंस अपनी इस वीक की आप ओके करें, क्योंकि दोनों क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। आप मुझे एक्सेल के फॉर्म में आफ्टर क्लास सेंड करेंगे। और बाकी मेरा ओके मैम। नोटिफिकेशन जो है, मुझे आपकी वॉइस में, वजीहा आपकी वॉइस में एक ऑडियो मैसेज जो है, जिस तरह से मैंने फॉरवर्ड किया था ग्रुप में, वजीहा करेगी गर्ल्स को और मेरा आप करेंगे बॉयज़ के ग्रुप में, ठीक है? किस चीज का मैम? बच्चे, मैंने अभी बताया, आप क्लास में लेट आई हैं, कि आपने जो मैंने मैसेज कन्वे किया है कि जो 2 सही है। क्लासेस में मिसिंग होगा वो ना तो जी मैंने जी। किसी किस्म के असाइनमेंट एक्सेप्ट करनी है, ना ही क्विज। मुझे भेज भी देंगे आप, तो मैंने आपके अटेंडेंस की बेस पे आपको जज करना है कि इस बच्चे की मैंने असाइनमेंट चेक करनी। बाद में मुझे कंप्लेन करेंगे मैम हमने सबमिट करवा दी थी, ठीक है? तो जी वही बच्चे मुझे कहें कि हमने सबमिट करवा दी थी, कि जिन्होंने अटेंडेंस पूरी की है अपनी। 2 क्लासेस तक एक्सेप्टेबल था, मीन्स 2 क्लासेस छोड़ने की वजह से, छोड़ने के बाद आपकी जो अटेंडेंस है वो 80% रह जाएगी। तो 80% तक कंपल्सरी थी। तो जो 2 क्लासेस से ज़्यादा मिसिंग है मेरी क्लास में, उनके असाइनमेंट और क्विज चेक नहीं होने, 0 मार्क्स कंसिडर्ड होगा, चाहे वो फिर किसी भी तरह की फेवर ले लें, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। मेरे सब्जेक्ट में वो फेल है। मैम, एक्चुअली लाइट नहीं है तो वाईफाई भी बंद हो गया था, मेरा डाटा भी नहीं था चल रहा, तो मुझे अब हॉटस्पॉट लेना पड़ा, इस वजह से मैं आज लेट हो गई हूँ। तो बच्चे, आपको जब पता है, मुझे भी पता है, हमारी तरफ जब लाइट का इशू था तो मैंने क्लास पढ़ानी थी, तो मैंने कुछ उससे पहले ही कुछ इस तरह के इंतजाम अपने करके रखे थे कि मुझे क्लास को पढ़ाना है। तो जब आपको पता है मैम, आपको मेरे पास है लेकिन वो नहीं चल नहीं रहे थे, फिर मैंने बहुत ट्राई किया, फिर मुझे हॉटस्पॉट लेना पड़ा। बच्चे, आप मैनेज करो ना, आपके एरिया में कौन सा सिम नेटवर्क कौन सा अच्छा चलता है, किसका इंटरनेट ज्यादा अच्छा स्ट्रांगली वर्क करता है? एरिया टू एरिया जैज ही डिफरेंट चलाती हूँ। है। जोन के सिम जैज का चलता है। तो जैस का चल रहा है आपका, जोन के सिम परचेज कर लें आप। जोन के अच्छा नेटवर्क होंगे आपकी तरफ, सिग्नल स्ट्रांग होंगे, ठीक है? इस इशू से बचें, ये आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। आई डोंट नो कब तक क्लासेस आपकी ऑनलाइन हो। अगर यही इशू रहा तो फिर तो आप क्लासेस ही मिस करते रहोगे। अटेंड भी करो नहीं और नहीं मार्क्स भी मैम। ना मिले, ठीक है? जी बच्चों, इसके जी अलावा ठीक। किसी को क्वेश्चन है तो पूछा मुझसे, फिर हम क्लास वाइंड अप करें। और मुझे आपका ऑडियो चाहिए, मुझे अगेन ना कहना पड़े जी हाँ एनुमैर।